तो चलो आज हम देखेंगे हेडिंग 4 एक अपरिचित संसार की समझ। ठीक, तो एक अपरिचित संसार की समझ अलबरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा एक नए तरीके से किताब के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा है, यात्रियों ने महाद्वीप में जो भी सामान्य था उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिससे वे परिचित थे। मतलब जैसा कि हमने देखा है कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी चीज़ें देखी हैं या जो भी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने समझी हैं, उनकी तुलना उन्होंने किससे की, जिससे वह परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। हर यात्री का जो भी चीज़ उसने देखी और समझी उसे बताने के लिए अलग अलग विधि थी। प्रत्येक यात्री ने जो अलग अलग विधि अपनाई। अलबरूनी ने अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उदाहरण के लिए अलबरूनी अपने निर्धारित उद्देश्यों में क्या था, समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की। अलबरूनी ने जो किताब लिखी और उस जो किताब में उसने जो चीज़ें बताई हैं भारतीय महाद्वीप की, तो उसमें क्या किया, बहुत सारे अवरोध थे, बहुत सारी बाधाएं थी। कौन सी बाधाएं थी? पहली बाधा थी भाषा की बाधा। तो भाषा की बाधा कैसी? जैसे अलबरूनी ने देखा कि कोई एक घटना, किसी कुत्ता की मृत्यु या किसी इंसान की मृत्यु, अब वो जो घटना है या वहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, वहाँ के जो ग्रंथ हैं भारत के, वो है कैसे, संस्कृत में। और अलबरूनी किसका जानकार था? अरबी और फारसी का। तो पहली बाधा क्या थी? अरबी और फारसी का। तो पहली बाधा क्या हो गई? भाषा की बाधा। तो भाषा की बाधा थी पहली। दूसरी बाधा क्या थी? धार्मिक अवस्था और प्रथा की बाधा। दूसरी धार्मिक बाधा, धार्मिक प्रथा की बाधा है। जैसे अलबरूनी मुस्लिम संप्रदाय का क्या था, मानने वाला था, और हिंदू संप्रदाय या भारत में जो भी संप्रदाय उस समय प्रचलित था उसमें क्या था, धार्मिक पद्धतियां थोड़ी अलग अलग थी। तो इस प्रकार से दूसरी धार्मिक बाधाएं आ गई। जैसे मांस खाना, यह अलग अलग धर्म में इसके लिए अलग अलग क्या है, रीति रिवाज और पद्धतियां हैं। तो यह व्यवस्था हो गई। तीसरा क्या था उसका? तीसरा अविरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अलबरूनी लगभग पूरी तरह से किस पर था, ब्राह्मणों पर आश्रित था। यह सब समस्याएं, जो तीनों समस्याएं अलबरूनी के सामने थी, इसके बावजूद भी अलबरूनी क्या था, जो ब्राह्मण साहित्य था उस पर ही आश्रित था और उसी की सारी जो किताबें हैं उन्हीं का अध्ययन किया। चाहे वो ऋग्वेद हो या पुराण हो या कोई सी भी किताब हो, उसी का अनुवाद उसने अरबी और फारसी में करके अपने समय पर किया। अब अलबरूनी के हिसाब से जाति व्यवस्था क्या थी? तो अलबरूनी ने अन्य समुदायों के प्रतिरूप की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यताएं थीं। कौन कौन से? घुड़सवार, कितने सारे वर्ग थे अलबरूनी के हिसाब से जाति प्रथा? घुड़सवार उसने बताया, और किसान वर्ग बताया, सैनिक वर्ग बताया। ठीक, ऐसे अलबरूनी ने बहुत सारे वर्ग बताए और उनकी तुलना कहाँ से की उसने? उनकी तुलना फारस या अरब से की। पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि जो वर्ग व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है वह केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी। उसने यह दर्शाया कि इस्लाम के सभी लोगों को समान माना जाता है और उनमें भिन्नता केवल धार्मिक पालन में थी। अब उसने यह जो बहुत सारे वर्ण, बहुत सारी चीज़ें जो बताई, तो उसने यह कहा कि यह जो वर्ग व्यवस्था है वह सिर्फ भारत में ही नहीं हर जगह व्यवस्थित थी, किंतु फारस में एक इस पर थी, एक समान माना जाता था, चाहे वो घुड़सवार हो, किसान हो, सैनिक हो। केवल उनमें अंतर किसके आधार पर था? धर्म के पालन के आधार पर। तो एक तरीके से वह इस्लाम धर्म को यहाँ उच्च श्रेणी का बता रहा है कि भारत में जो वर्ग व्यवस्था है वह लागू है और उसमें भेदभाव है, और इस्लाम में या फारस में यह सारे वर्ग वाले लोगों को बराबर समझा जाता है। अंतर उनमें केवल धर्म के पालन का था। तो यह इस
टॉपिक में क्या बता रहा है अल-बरूनी के अनुसार, वर्ग व्यवस्था यह है। वर्ग व्यवस्था और बर्ड व्यवस्था में अंतर क्या है? तो वर्ग व्यवस्था होती है कि कोई व्यक्ति किस वर्ग या व्यापार समूह से संबंधित है। जैसे कोई व्यक्ति अगर शिक्षक है तो वह शिक्षकों का वर्ग में आएगा, किसी भी जाति का हो। और बर्ड व्यवस्था क्या होती है? वह जन्म से आधारित होती है कि कोई व्यक्ति किस परिवार में जन्म ले रहा है वह उसी वर्ग का माना जाएगा। और वर्ग व्यवस्था कर्म पर आधारित होती है, कोई व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है उस आधार पर उसको उस वर्ग में रखा जाएगा। ठीक। इसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। मतलब अल-बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। अल-बरूनी यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज अपवित्र नहीं होती है। उसने अपवित्रता की जो अवधारणा है उसको क्या किया? मान्य नहीं किया। अल-बरूनी का कहने का मतलब था कि जैसे समुद्र है और अगर समुद्र गंदा होता है तो उसे शुद्ध करने के लिए क्या है? नमक है। ठीक उसी प्रकार कोई भी इंसान है और अगर वह किन्हीं कारणवश अपवित्र माना भी जाता है तो प्रकृति उसे स्वयं क्या करेगी? शुद्ध करेगी और पवित्र बनाएगी। इसलिए अपवित्रता जैसी कोई चीज नहीं होती है। अल-बरूनी का मानना था, जो उसने आखिरी लाइन में बोला कि जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति नियमों के विरुद्ध है। कोई भी जाति अपवित्र नहीं होती है। वर्ग व्यवस्था पर अल-बरूनी का एक लेख है कि सबसे ऊंची जाति जो वर्ग व्यवस्था को अल-बरूनी ने समझाया है। कैसे? जो हमने अपनी पिछली वाली क्लास में समझा था कि एक ब्रह्मा जी है, एक ब्रह्मा जी हैं, उनके सर से कौन निकला है? ब्राह्मण। और भुजाओं से क्षत्रिय। और उनकी जांघों से कौन निकला है? वैश्य। और पैरों से शूद्र निकला है। तो इस प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था का आधार है, वह अल-बरूनी ने अपने इस टॉपिक में समझाया है। और अंतिम दो वर्ग के बीच में अंतर भी कम बताया है और उनके सामाजिक अंतर अत्यधिक है। जैसा कि हमने देखा कि जाति व्यवस्था के विषय में अल-बरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित है। इसका मतलब है कि अल-बरूनी ने जो भी जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ा वह उसने कहाँ से पढ़ा? संस्कृत ग्रंथों से पढ़ा। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण में जाति व्यवस्था को संचालित करने वालों को नियमों का प्रतिपादन किया गया है। और यह ग्रंथ जो संस्कृत ग्रंथ थे वह किसने लिखे थे? ब्राह्मणों ने लिखे थे। तो इस जो ग्रंथ है इनमें क्या किया गया है? ब्राह्मणों के द्वारा जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक। अब हम आगे देखेंगे कि वे किसान वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अंत्यज नामक श्रेणियों में सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसान और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। मतलब जो जाति व्यवस्था थी उसके होने के बावजूद भी विभिन्न वर्ग के, विभिन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और भी वर्ग के लोगों को आपस में सम्मिलित किया जाता था और उसके साथ साथ उन्हें आर्थिक स्थिति में शामिल कर उनका समाज में उपयोग लिया जाता था। यह अल-बरूनी ने बताया। ठीक। अब हम आगे देखेंगे इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता तथा अनजाने की उत्कंठा जो अपनी हेडिंग नंबर 5 है, तो इसमें कहा गया है कि जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तथा तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो कहाँ से कहाँ तक फैला था? पूरब में चीन से लेकर पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका का तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की। इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, उसने चीन से लेकर यूरोप तक विभिन्न देशों की यात्रा की, जो हमने देखा था। और उसमें उसने क्या क्या देखा? जैसे कोई भारत की यात्रा करेगा तो क्या देखेगा? पूजा स्थल देखेगा। पूजा स्थल जिन्हें क्या भी बोला जाता है? मंदिर देखेगा। ठीक। दूसरा क्या चीज देखेगा? मंदिरों के साथ साथ पूजा स्थल विद्वान लोगों से मिलेगा। ठीक। तीसरा, राजाओं के
राज्य के बारे में देखेगा। चौथा एक इब्न बतूता के बारे में है कि वो काजी के पद पर भी रहा, काजी के पद पर भी रहा। तो इब्न बतूता ने इतना सारा जो एक्सपीरियंस इकट्ठा किया, इतनी सारी जगह काम करके जो उसने चीज़ें देखी, उनके बारे में इब्न बतूता ने लिखा। और यह चीज़ें कैसी थी उसके बारे में अपरिचित थी, और उसी को उसने क्या किया, अपनी कहानी में लिखा, जिससे कहानी में अधिक रोचकता आए। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम देशों के वृत्तांत से पूरी तरह प्रभावित हो सकें। इनमें विभिन्न सारी भाषाएं, किताबें, उनका समन्वय था। जैसे इब्न बतूता दो चीज़ों के बारे में बताता है। कौन कौन सी दो चीज़? पहली नारियल और दूसरी पान के बारे में। तो नारियल के बारे में क्या बताता है इब्न बतूता कि नारियल कैसा था, एक मानव के सिर की तरह था, जिसमें ऊपर जो नारियल के जो बाल होते हैं वह इंसान के बाल की तरह, और उसकी दो आंखें और मुंह भी बनी हुई थी। तो ऐसा वर्णन नारियल के बारे में इब्न बतूता बताता है। और पान के पत्ते के बारे में क्या बताता है कि पान का पत्ता एक कैसा अंगूर की बेल की तरह उपजाया जाता था, और इस पर फल नहीं लगते थे, और यह सुपारी जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट ली जाती थी उसके साथ खाया जाता था। और यह चीज़ कैसी थी, अरब वासियों के लिए अपरिचित थी, नई थी। तो इसके बारे में इब्न बतूता अपनी किताब में बताता है। ठीक, इसके आगे इब्न बतूता क्या कहता है, भारतीय शहर के बारे में बताता है कि भारतीय शहर कैसे थे। तो इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहर के उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों पर भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले और समृद्ध थे। कभी कभी युद्ध तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहर भीड़ भाड़ वाले थे। इब्न बतूता ने दिल्ली शहर का भी वर्णन किया और भारतीय शहरों के बारे में बताया, जिसमें उसने क्या कहा कि दिल्ली एक बहुत बड़ा विशाल आबादी वाला राज्य शहर है, और दौलताबाद भी इससे कम नहीं है। दिल्ली के बारे में उसने क्या बताया कि दिल्ली का जो किला है उसके बारे में, दौलताबाद के किला के बारे में उसने बताया कि चारों तरफ दीवार थी, और दीवार कैसी, चौड़ी दीवार थी। इस पर बहुत सारे बुर्ज बने थे। यहाँ पे आयुध रखा था, आयुध मतलब युद्ध का सामान रखा था, सैनिक रहते थे बहुत सारी देख रेख के लिए। तो इन सारी चीज़ों का उसने दिल्ली नामक ये जो टॉपिक है यहाँ पर दिल्ली, इसमें वर्णन किया है कि खिड़कियों के माध्यम से कैसे प्रकाश अंदर आता था और कौन कौन सी चीज़ें रहती थी। सब सिंपल है, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि बाजार मात्र विनिमय के स्थान ही नहीं थे। हर शहर में एक बाजार होता था, और बाजार मात्र विनिमय के साधन। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। विनिमय का क्या अर्थ होता है, लेन देन। जैसे कोई भी चीज एक दूसरे से क्या की गई हो, अदला बदली या पैसे के माध्यम से की गई हो, तो विनिमय का अर्थ होता है लेन देन। तो बाजार केवल विनिमय के माध्यम ही नहीं, स्थान ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के क्या थे, केंद्र थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और मंदिर भी होती थी। ठीक, शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव से अधिशेष से प्राप्त करते थे। यह सारी किसने बताया है, इब्न बतूता ने बताया है, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप तथा व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी। और उसने शिल्पकार और मलमल के कपड़े के बारे में बताया अपनी किताब में। बाजार में संगीत के बारे में भी इब्न बतूता ने बताया कि बाजार में जो संगीत होता था वह एक तरीके से किस प्रकार से होता था, उस तरीके से उसने बताया। जैसे एक अभी मूवी आई है हीरा मंडी, उसी की तरीके से कि एक बहुत बड़ा चबूतरा या बहुत बड़ा कक्ष होता था, यहाँ लोग बैठते थे और अपने अपने संगीतकारों के गाने सुनते थे। तो कुछ कुछ वैसा ही था, और लोग अपने सेवादार और बाकी सारे लोगों के साथ में संगीत के सुनने को आते थे। तो इब्न बतूता ने इसके बारे में बताया। और एक क्या बताया इब्न बतूता ने, संचार की अनूठी पहल। इब्न बतूता ने एक और चीज के बारे में बताया, संचार की अनूठी पहल। और संचार की अनूठी पहल कैसी, जैसे ग्वालियर से, या फिर किताब का ही एग्जाम्पल लें, सिंध से
दिल्ली क्या भेजना है, एक खबर या पत्र भेजनी है। तो उसमें कितने दिन लगते थे, 50 दिन लगते थे। और इब्न बतूता ने क्या बताया कि एक डाक व्यवस्था थी, कैसी थी, जो तीव्र थी, और इस तीव्र डाक व्यवस्था में कितने दिन लगते थे, 50 की जगह 5 दिन। तो उस डाक व्यवस्था का विस्तृत चित्रण किया गया है कि हर 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर एक क्या रहता था, एक ऐसी झोपड़ी सी रहती थी जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे रहते थे। और जब इधर से कोई भागता हुआ इनकी तरफ आता था तो उसके हाथ में एक ऐसी छड़ी रहती थी जिसमें ऐसे घुंघरू या कुछ यंत्र लगे रहते थे जो आवाज करते थे। तो जैसे ये आवाज सुनता था यह भगने के लिए तैयार हो जाता था और पत्र और छड़ी को लेके आगे भगता था। और फिर ऐसे ही हर 3-4 किलोमीटर के बाद लोगों को ऐसे चीजें पकड़ाते हुए वह चीजें सिर्फ 5 दिन में दिल्ली तक पहुंच जाती थी। और यह जो संचार का माध्यम था वह कैसा था, घोड़ों से तेज था। तो ये दौड़ने वाला या पैदल का जो संचार मार्ग था वह सबसे तेज संचार मार्ग था। तो इसके बारे में इब्न बतूता ने हमें बताया। अब आगे हेडिंग नंबर 6 फ्रांसवा बर्नियर तथा अविकसित पूर्व के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।